हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समास पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को देखा था, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को देखा था। आज हम पार्ट 2 में इसके और बचे हुए प्रकारों को देखेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ फोर्थ, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। फिफ्थ नंबर है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। या इसके अलावा जिस समास से तुलना या उपमा प्रकट की गई हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कालिदास महाकवि थे, शर्मा जी बड़े सज्जन हैं, चलते चलते सीता के चरण कमल मुरझा गए। श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे। तो इसमें जो भी हाइलाइटेड वर्ड है, जो भी शब्द है, वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें हम देखते हैं पहले वाक्य के महाकवि शब्द में महा और दूसरे वाक्य के सज्जन शब्द में सत्य विशेषण है। तो पहला पद और दूसरा पद, जिसे हम पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो महाकवि, महाकवि में पहला पद क्या है? महा, और दूसरे वाक्य सज्जन में सत्य, तो ये विशेषण है। तीसरे वाक्य में सीता के कोमल चरणों की तुलना कमलों से की गई है। यहाँ कहा गया था दो में विशेषण और विशेष्य, या तो पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो। अगर ये नहीं हो तो तुलना की जाए। तो थर्ड में तुलना की गई है। कैसे? सीता के चरण यानी पैरों की तुलना कमल से की गई है। फोर्थ में श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं। तो श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं। तो इसमें पीताम्बर में पित्त पहला पद है जो कि विशेषण है, जिसका मतलब होता है पीला। तो ये कर्मधारय का उदाहरण हुआ। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते धरती माता, तो ये हम तुलना कर रहे हैं। तो कैसी माता? तो धरती को माता, ये उपमा दी गई है, तुलना की गई है, इसीलिए ये भी कर्मधारय का उदाहरण होता। जैसे यहाँ लिखा भी है धरती माता, धरती ही माता या धरती रूपी माता। इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कर्मधारय समास के उपर्युक्त सामासिक शब्दों का विग्रह निम्न प्रकार से होता है। जैसे महाकवि को हम कैसे विग्रह करेंगे? महान कवि, पहला पद ये, दूसरा पद ये। सज्जन, सज्जन को सत्य यानी अच्छा जन यानी लोग, अच्छे लोग। चरण कमल, चरण रूपी कमल या कमल जैसे चरण, चरण यानी पैर। धरती माता, धरती ही माता या धरती रूपी माता। पीताम्बर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, तो पीला वस्त्र, पीला विशेषण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, अगर ये नहीं होता है तो या तो समास के द्वारा तुलना की गई हो या उपमा प्रकट की गई हो।
तो वो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है आपका, आपने ये बहुत ही कम सुना होगा ये समास का नाम, ये कर्मधारय के अंतर्गत ही आता है, जो कि मध्यम लोपी समास। इसके नाम से ही हम समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत कि मध्यम लोपी, मध्यम पद लोपी, जो मध्यम बीच का जो पद है वो लोप यानी छिप जाता है। कैसे? नीचे दिए गए कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। जैसे एक यहाँ दिया गया उदाहरण, पद यात्रा। दूसरा उदाहरण दिया सिंहासन। तो पदों यानी पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा, तो पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा, तो पद यात्रा यानी पैर और यात्रा बीच के ये जो सारे हैं, से चलकर की जाने वाली यात्रा, तो ये मध्यम पद का लोप हुआ, छिप गया। दूसरा उदाहरण है सिंहासन। सिंह की आकृति वाला आसन, सिंहासन। तो सिंह और आसन को जोड़ के हमने बनाया सिंहासन, और ये जो बीच के पद है की आकृति वाला, इसका लोप हो गया है, ये छिप गया है, इसीलिए ये मध्यम पद लोपी समास का उदाहरण है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो इसके बीच के जो भी शब्द हैं वो लोप हो गए हैं यानी छिप गए हैं, तभी बना है पद यात्रा। और इसमें सिंह की आकृति वाला आसन, तो सिंह पूर्व पद है और आसन उत्तर पद है, तो की आकृति वाला ये छिप गया है, इसका लोप हो गया है, इसीलिए ये सिंहासन मध्यम पदलोपी समास है। समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों को शामिल कर दिया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं, जब इसे तोड़ते हैं, जैसे सिंहासन लिखा है, तो इसे हम विग्रह करते हैं, तो जो पद है लुप्त हुए हैं, जो छिप गए हैं, उसे हम फिर से लिख देते हैं विग्रह करते समय। जैसे पहले समास में पद और यात्रा के बीच चलकर की जाने वाली पदों का प्रयोग किए बिना उनका सही विग्रह नहीं हो पाएगा। अगर इसको तोड़ने बोले तो पैरों यात्रा, ऐसे ये इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो पैरों से ही चलकर की जाने वाली यात्रा, इसलिए चलकर की जाने वाली यात्रा लुप्त पदों को विग्रह में शामिल किया गया है। इसी तरह दूसरे समास में सिंह और आसन पदों के बीच विग्रह करते समय आकृति वाला पद जोड़ा गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकृति वाला पद जोड़ा गया है। ऐसे समास को ही हम मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। मध्यम पदलोपी समास कर्मधारय समास का ही एक भेद होता है। और भी कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे पर्ण कुटीर। पर्ण यानी पत्ता, पर्ण से बना हुआ कुटीर, कुटिया। प्रेमालिंगन, प्रेम से पूर्ण आलिंगन। वन फूल, वन में खिलने वाला फूल। तो फर्स्ट में पर्ण और कुटीर के बीच जो से बना हुआ ये लुप्त हो गया। प्रेम और आलिंगन के बीच ये से पूर्ण लुप्त हो गया। वन फूल में, वन और फूल के बीच में खिलने वाला ये शब्द लुप्त हो गया। तो ये मध्यम पदलोपी समास कहलाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद और ना उत्तर पद, ना पहला पद और ना दूसरा पद, और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें पहला पद भी प्रधान नहीं होगा, दूसरा भी प्रधान नहीं होगा, और इसका जो अर्थ निकलेगा, जो समास बनेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा वो उन दोनों पदों से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी अलग होगा, और किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे चंद्रमौली की महिमा अपार है।
भगवान चक्रपाणी तुरंत आ पहुँचे। वह सुंदर तो है ही, सुशीला भी है। मैं अपने काम में दत्तचित्त हो गया। भगवान पीताम्बर ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। तो पहले वाक्य जो भी ये हाईलाइटेड शब्द है ये हैं बहुव्रीहि समास। पहले वाक्य में हम देखते हैं चंद्रमौली शब्द का अर्थ है चंद्र है मौली, मतलब मस्तक पर जिसके चंद्र है। यह सामासिक शब्द भगवान शिव का निर्देश देता है, जैसे जिसके माथे पर चंद्र है, चंद्रमा है। तो इन दोनों से जो शब्द बना, जो चंद्रमौली बना, जिसका अर्थ होता है शिव, वो तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। चंद्र और मौली को हम पढ़कर ये समझ नहीं पाएंगे जल्दी से कि ये शिव जी के बारे में बोला गया है, लेकिन तो यही बहुव्रीहि समास होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते और उनसे जो शब्द निर्मित होता है वो उन दोनों पदों से भिन्न होता है। दूसरे वाक्य में देखते हैं। दूसरे वाक्य में चक्रपाणी शब्द का अर्थ है चक्र है पाणी, यानी हाथ में जिसके। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण की ओर। तीसरे वाक्य में देखते हैं। तीसरे वाक्य में सुशीला शब्द का अर्थ है अच्छा है शील जिसका वह स्त्री, या अच्छा है जिसका चरित्र, वो कौन है? स्त्री। तो ये तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। यह सामासिक शब्द वाक्य में निर्दिष्ट सुंदर स्त्री की विशेषता बताता है। चौथे वाक्य में हम देखते हैं कि दत्तचित्त शब्द का अर्थ, ये जो दत्तचित्त शब्द का अर्थ, दत्त है चित्त जिसका, वह अर्थात जिसने काम में अपना चित्त या मन लगा दिया है वह। यह सामासिक शब्द सर्वनाम मैं की विशेषता बताता है, मैं की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। पांचवें वाक्य में है पीताम्बर शब्द का अर्थ है पीत है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीला, जिसका तो वो है श्री कृष्ण अथवा विष्णु जो पीताम्बर धारण करते हैं। इसलिए पीताम्बर सामासिक शब्द श्री कृष्ण या विष्णु का वाचक है या सूचक है। इन सामासिक शब्दों में पहले या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं हुआ है। जैसे पीताम्बर को देखते हैं तो पित्त प्लस अंबर, तो इसमें पहला पद पित्त, दूसरा अंबर, तो ये दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, किंतु पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ? श्री कृष्ण या विष्णु की तरफ, तो वो मेन है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे दीर्घायु, दीर्घ यानी लंबी है, आयु जिसकी। चार पाई, चार है पाया यानी पाए जिसकी वह। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा है चक्षु जिसका वह। अल्पमति, अल्प यानी कम है, मति जिसकी बुद्धि। गजानन, गज यानी हाथी के आनन के समान, आनन यानी मुख, हाथी के समान मुख वाला। तो ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। उम्मीद है आपको ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।